स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बेस की प्रॉपर्टीज को, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, उन्हें स्टडी करने वाले हैं। एसिड्स के बारे में हम पढ़ चुके थे, आज बेस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसकी बहुत थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ही हैं। एक्शन विथ मेटल, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कि जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, जब भी कोई बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है यहाँ पर, जब भी ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट, जैसे यहाँ पर जिंक के साथ इसने रिएक्ट किया है तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये एक कंपाउंड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और कंपाउंड कौन सा है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ठीक है, तो एक कंपाउंड बनाया इसने Na2ZnO2, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर ये टीन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम स्टेनेट बना देगा। फॉर्मूला सेम रहेगा इसका Na2SnO2। यहाँ पे जिंक, क्योंकि जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा था तो जिंक आ रहा था, यहाँ पर टीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो टीन आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर इसे डायरेक्ट टीन ना लिख के क्या लिखेंगे, स्टेनेट लिखा जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरीके से एल्यूमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 के अंदर कन्वर्ट होगा। और इस कंपाउंड को किस नाम से जाना जाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के नाम से जाना जाता है। इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि हर एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज आउट हो रही है। ओके, अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, एक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। भाई मेटल का तो नाम सुनते ही पता चल जाता है, कोई भी मेटल होनी चाहिए। हमने यहाँ पर डिफरेंट मेटल्स के साथ रिएक्ट करवा के देख लिया। लेकिन जब हम नॉन मेटल्स के बारे में और उनके ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ऑक्साइड कौन से हो सकते हैं, आइदर CO2 हो सकता है, SO2 हो सकता है, SO3 हो सकता है, CO3 हो सकता है। इस तरीके के जो कंपाउंड है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। इनके अलावा और भी ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटेलिक। तो देखिए यहाँ पर बेस को हम CO2 के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 के अंदर, सोडियम कार्बोनेट के अंदर, साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा। इसी तरीके से जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे हम SO2 के साथ में, तो ये भी किसमें कन्वर्ट होगा, CaSO3 के अंदर, और साथ में H2O मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो यहाँ पर ये तो बेस है और ये क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है। कैसे ऑक्साइड्स है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन ये एसिडिक नेचर के होते हैं। ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है ये कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर जनरेट करते हैं। क्लियर, तो इस वजह से इन रिएक्शंस के अंदर सॉल्ट और वाटर बन रहा है। अब हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ बेसिस के बारे में। जब भी बेस की हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो बेस के लिए हमेशा एसिडिटी देखी जाती है और एसिड के लिए हमेशा बेसिसिटी देखी जाती है। तो एसिडिटी के बारे में बात करेंगे, जो बेस होता है उसके पास कौन सा ग्रुप होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, OH नेगेटिव आयन देता है वो, तो OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। जितने OH नेगेटिव यानी जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइल ग्रुप उसके पास प्रेजेंट होंगे उतनी ही उसकी एसिडिटी होगी। जैसे देखिए NaOH हम लेके चलते हैं यहाँ पर, और जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यानी एक OH नेगेटिव देगा तो इसकी बेसिस एसिडिटी कितनी होगी, मोनो एसिडिक होगा, ये मोनो एसिडिक, यानी इसकी एसिडिटी कितनी है, 1 है। इसी तरीके से अगर मान लो KOH लेंगे, ये डिसोसिएट होगा तो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसने भी एक OH नेगेटिव दिया तो ये भी कैसा रहेगा, मोनो एसिडिक रहेगा। अगर मैं यहाँ पर लेके चलती हूँ MgOH2, तो इसके पास कितने OH प्रेजेंट है, ये जब डिसोसिएट होगा तो देगा 2OH नेगेटिव। अब इसने 2OH नेगेटिव आयन दिए हैं, अगर 2 दिए हैं तो ये डाई एसिडिक होगा। कैसे नेचर का होगा, डाई एसिडिक। इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि इसने 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइल ग्रुप दिए हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं AlOH की, तो ये क्या देगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव। इसने कितने OH नेगेटिव आयन दिए हैं, 3 दिए हैं, तो ये ट्राई एसिडिक होगा, ट्राई एसिडिक। यानी अगर ये पूछा गया कि कितनी एसिडिटी है AlOH की, तो आप बताएंगे क्योंकि इसके पास 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से इसकी जो एसिडिटी है वो कितनी रहेगी, 3 रहेगी। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि CaOH2 एक बेस है, इसकी एसिडिटी कितनी होगी, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एक चीज और, कई जगह बेस जो होते हैं उनके लिए एल्कली वर्ड का भी यूज किया जाता है। एल्कली क्यों कहते हैं इन्हें, तो इस बात का ध्यान रखना, जितने भी बेस होते हैं वो सारे के सारे वाटर सोल्यूबल नहीं होते, सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर नहीं रहते हैं। कुछ एक बेस ऐसे भी होते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं। तो ऐसे बेस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उन्हें हम एल्कली के नाम से भी जानते हैं, एल्कली भी कह सकते हैं।
यानी ऐसे बेस जो वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल होंगे उन्हें आप क्या कह सकते हैं, एल्कली भी कह सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई फर्क नहीं आता। एल्कली का मतलब ही बेसिक होता है, लेकिन ये वाटर के अंदर सोल्यूबल रहेंगे। अगर वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है तो आप उसे एल्कली नहीं बोलेंगे। ओके, तो इसके अंदर एक छोटी सी चीज और मैं टर्म ऐड कर रही हूँ जो आपको पता होनी। यहाँ देखिए मैंने कुछ एक कंपाउंड्स और उनके एसिड्स, उनमें कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं वो लिखे हैं। जैसे विनेगर जो होता है, विनेगर जो फूड लवर होते हैं, चाउमीन जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है वो उन्हें पता होगा। विनेगर जो होता है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। बहुत सारे फूड स्टफ ऐसे होते हैं जिनके अंदर विनेगर का यूज़ किया जाता है। तो जो विनेगर होता है उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड, श्योर मिल्क जो होता है, कई बार रखा ऐसा होता है ना, जैसे समर सीजन चल रहा है कि खट्टा हो गया दूध, फट जाता है, तो उसके अंदर कौन सा एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर वो कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। आंट स्टिंग जो चींटियां होती हैं वो अगर काट लेती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उसके अंदर मिथेनोइक एसिड होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर मिथेनोइक एसिड जो है वो इंजेक्ट कर देती है। नेटल स्टिंग, नेटल एक प्लांट होता है, उसके ऊपर भी रोए होते हैं, स्टिंग्स टाइप होती हैं, अगर आपने गलती से उसे टच कर दिया तो उसमें मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ये सेल्फ डिफेंस का काम करता है। और मिथेनोइक एसिड अगर हमारी बॉडी में एसिड या बेस इंजेक्ट किया है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, पीएच लेवल को गड़बड़ा देगा, और पीएच लेवल अगर गड़बड़ाया तो हमें कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट देखने को भी मिलेंगे। हनी बी स्टिंग जो मधुमक्खी होती है वो भी जब काटती है तो सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाती है, तो वो भी किस वजह से होती है, क्योंकि वो मिथेनोइक एसिड को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो इन सब के अंदर तो एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं जिस वजह से हमें तकलीफ होती है। अगर ऐसा कभी होता है कि हनी बी जो है उसने, मधुमक्खी ने काट लिया या फिर चींटी ने या फिर नेटल स्टिंग लग जाए, तो हमेशा अगर एसिड है तो आप क्या कर सकते हैं, बेस लेके उस जगह पे रगड़ सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ऐसा ना करें कि एसिड को ही डालना शुरू कर दे, विनेगर की बोतल खोलिए और उसमें हाथ डुबोलिए, नहीं ऐसा ना करें। तो अगर माइल्ड बेस का आप इसके लिए यूज़ करेंगे तो आपको कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा। सेकेंडली, वास्प जो होते हैं, ततैया जिसे बोलते हो आप लोग अपने कॉमन लैंग्वेज के अंदर, तो उसका इफेक्ट इनके जस्ट अपोजिट होता है। जो वास्प होता है इसके अंदर बेसिक नेचर का जो इसका स्टिंग होता है उसमें बेस प्रेजेंट होता है, यानी बेसिक नेचर का केमिकल प्रेजेंट होता है, जिस वजह से अगर कभी वो बाइट कर ले या फिर जो स्टिंग है वो लग जाए तो कभी भी एसिड का आप यूज़ कर सकते हैं। बेस का यूज़ ना करें, एसिड का यूज़ करें। जैसे मान लो अगर घर में विनेगर अवेलेबल है तो आप विनेगर को उस जगह के ऊपर रब कर सकते हैं, उससे आप वॉश कर लें तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है ना, कि एसिड बेस आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 100% रिलीफ तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ अमाउंट में रिलीफ मिल जाता है। तो सिर्फ जो वास्प होता है इसके स्टिंग के अंदर तो बेसिक केमिकल प्रेजेंट होता है, बाकी सब के अंदर एसिडिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये बाइट करें तो हम बेस का यूज़ करेंगे। जैसे सोप वगैरह है जो हमारे ये डिश वॉश बार होते हैं, या फिर जो कोई भी सोप अवेलेबल है वो बेसिक नेचर का होता है। ज़्यादा जो बेसिक नेचर होता है ये प्रेजेंट रहता है अपने जो कपड़े धोने वाले जो सोप होते हैं उनके अंदर। तो आप उसे थोड़ा सा रब कर ले, उससे भी रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि वो बेसिक नेचर के होते हैं। और अगर वास्प ने काट लिया है तो आप एसिड का यूज़ करें। अगर विनेगर प्रेजेंट है तो बहुत अच्छी बात है, घर पे आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ एक जनरल इन्फॉर्मेशंस थी।